शंकर सिंह वाघेला के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। वो जानते थे कि गुजरात में अपने विधायकों को महफूज रख पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। अब उस समय महाराष्ट्र में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, लिहाजा उन राज्यों में भेजा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने निर्णय किया कि मध्य प्रदेश भेजा जाए। मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। उन्होंने दिग्विजय सिंह से बात की, दिग्विजय उनकी बात को मान गए। कहा जा सकता है कि यहीं से पहली बार बागी विधायकों को राज्य के बाहर ले जाने और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम तो आज ही कह रहे हैं कि वाघेला साहब ही हमारे सीएम होंगे। मेरा एक ही काम था कि मैं उनको परसुएट करूं कि तुम अपने आप को पार्टी के एमएलए मानते हो, पार्टी के हितैषी मानते हो, तो पार्टी को नुकसान न पहुंचे ऐसा काम करना, दुश्मन के घर दिवाली मने ऐसा कोई कदम मत उठाना। यही बात मैं कहते रहा, कल भी कहते रहा, आज भी कहते रहा, परसों भी यही कहते रहा। डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला होगा, आप अकेले फैसला नहीं कर सकते, पार्टी भी आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकती, सब लोग मिलके बैठ के तय करो। इसके बाद वाघेला के सामने चुनौती थी बागी विधायकों को फार्म हाउस के बाहर जमा भीड़ से बचाकर निकालने की, एयरपोर्ट पहुंचाने की, क्योंकि वाघेला के निजी सहायक ब्रह्मदत्त के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले वाघेला के निजी सहायक ब्रह्मदत्त ने राज्यपाल को फोन करके विधायकों के लिए सुरक्षा मांगी। इसके बाद बागी विधायकों को एक बस में बिठाकर भारी पुलिस सुरक्षा के साथ फार्म हाउस से निकाला गया। बागी विधायकों और पुलिस को बताया गया कि उन्हें राज्यपाल के पास जाना है। काफिला जब राजभवन पहुंचा तो पुलिस को बताया गया कि राज्यपाल से मुलाकात का समय बीत चुका है, लिहाजा बागी विधायकों को एयरपोर्ट के करीब ताज होटल ले जाना होगा। बागी विधायकों का काफिला जैसे ही ताज होटल पहुंचा, वाघेला ने काफिले को एयरपोर्ट ले जाने को कहा। किसी तरह विधायक एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वाघेला की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। 27 सितंबर 1995 को जिस चार्टर्ड प्लेन से बागी विधायकों को ले जाना था वो तैयार नहीं था, उसके टायर में कुछ खराबी थी और जब तक उसे ठीक किया गया तब तक अंधेरा हो गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार उस समय थी। शंकर सिंह वाघेला ने बातचीत की उड्डयन मंत्री से और कहा कि खजुराहो एयरपोर्ट में वो लाइटिंग की व्यवस्था करें, क्योंकि अंधेरे में अगर वहां पर लैंड करना था तो नाइट लैंडिंग की व्यवस्था वहां थी नहीं। अब ये व्यवस्थाएं वहां पर शुरू हो गई और प्लेन ने यहां से खजुराहो के लिए टेक ऑफ कर लिया। पर जब तक वो प्लेन लैंड नहीं किया तब तक उन बागी विधायकों को भी नहीं पता था कि वो कहां ले जाए जा रहे हैं। ये केवल प्लेन के पायलट को मालूम था और शंकर सिंह वाघेला के जो निजी सचिव थे उन्हें। शंकर सिंह वाघेला सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा को बेवकूफ बना रहे थे, ऐसा नहीं। शंकर सिंह वाघेला अपने गुट को भी बेवकूफ बना रहे थे। जो 48 धारासभ्य विधायक उनके साथ थे, उनको ये कहा गया था कि हम आपको, पहले तो ये कहा गया कि हम राज्यपाल भवन जा रहे हैं, उसके बाद ये कहा गया कि हम दिल्ली जा रहे हैं और सभी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक चार्टर प्लेन के द्वारा वो खजुराहो ले गए। शंकर सिंह वाघेला पीछे रुक गए थे ताकि पूरे विवाद का कुछ हल निकाला जा सके। 28 सितंबर को जब यह खबर छपी तो दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई। दिल्ली में ही 1-2 दिन ये प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विल कंटिन्यू और उसके बाद वहां जाने का कोई दिन तय किया जाएगा। गुजरात के लोगों को भी जो धक्का लगेगा, केशु भाई जैसे चीफ मिनिस्टर उसको स्टेप डाउन किया, जो कुछ हुआ है उस पर पार्टी की हाईकमान को और सभी केंद्रीय नेतृत्व को गंभीर चिंता है और हम इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। एक पॉलिटिकल ऑपरेशन था कांग्रेस का ये, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसको गिराने का। और शंकर सिंह वाघेला चूंकि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो केशुभाई पटेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर के ये पूरा प्लॉट किया। उस सुबह 2 अलग अलग जगहों से 2 लोग अहमदाबाद के लिए उड़ान भर रहे थे। ये लोग थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी हाईकमान की तरफ से
2 और लोग इन बागी विधायकों को मनाने के लिए भेजे गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे, जो कि उस समय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और उमा भारती, जो खजुराहो से लोकसभा सांसद थी। ये दोनों लोग विधायकों से मिलने खजुराहो पहुंचे हुए थे। मुझे ये जानकारी मिली थी कि प्रदेश सरकार का कहना है कि उमा भारती को होटल में नहीं घुसने देंगे। मैंने कहा था कि मैं आज होटल में जरूर आऊंगा, इसलिए गई थी। तो कल की कुछ बात नहीं हुई? कुछ तो हुई होगी। बात यहाँ हो नहीं सकती ना, बात तो अहमदाबाद और दिल्ली में हुई, हम क्या बात करें, हम तो बच्चा है। कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की बात? तो मुझे मालूम नहीं, उधर हो रहा है अहमदाबाद और दिल्ली में। वो तो बड़े वेल बिहेव्ड लोग हैं, उन्होंने कहा बैठ जाइए, जूस पी लीजिए। आप दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं। इधर अटल बिहारी वाजपेयी और भैरों सिंह शेखावत अहमदाबाद में पहले केशुभाई पटेल से मिले और उसके बाद शंकर सिंह वाघेला से। हम लोग इनफॉर्मली मिले थे, गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई। गुजरात के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये मेरे सामने कोई समझौते का रास्ता नहीं है। हमारे सारे प्रयास इन 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जुट जाए और केशुभाई पटेल की जो मंत्रिपरिषद है उस पर विधानसभा में विश्वास व्यक्त हो, यही कोशिश है। शंकर सिंह वाघेला विद्रोही हो चुके थे। उनका ये मानना था कि गुजरात में भाजपा का चेहरा वो है। केशुभाई की तरफ पड़ला कैसे झुक गया। जब वाजपेयी जी ने और शेखावत साहब ने समझाया तो वो वाजपेयी जी के करीब भी थे वाघेला। इन्होंने शर्त रखी कि केशुभाई को हटाया जाए और उसी समय यह शर्त रखी थी कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। केशुभाई पटेल गुस्से में थे। उन्हें पार्टी के हित में पद छोड़ने को कहा गया था। केशुभाई ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन उससे पहले पार्टी के सामने एक शर्त रखी कि किसी बागी को सीएम की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी। विधायकों के अंदर दुख है, जनता में दुख है, लेकिन प्रजा की हित की दृष्टि से पार्टी बनाई जाती है। केशुभाई की इस शर्त को मानकर वाजपेयी और भैरों सिंह शेखावत शंकर सिंह वाघेला से मिलने पहुंचे। मनाने की कोशिश शुरू हुई। 2 दिन तक शंकर सिंह वाघेला के साथ भी बैठक हुई, विधायकों के साथ बैठक हुई। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये था कि अगर केशुभाई और वाघेला नहीं तो फिर कौन। उस वक्त काशीराम राणा गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। गुजरात दूरदर्शन तक में ये खबर चल गई थी कि रेस में सबसे आगे काशीराम राणा हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में जोड़-तोड़ की राजनीति चल रही थी, उस समय बीजेपी के विधायकों के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जो शंकर सिंह वाघेला के कहने पर खजुराहो जाने को तैयार हो गए थे, उन्हें खजूरिया कहा जा रहा था। जो केशुभाई पटेल की जी हुजूरी किया करते थे, उन्हें हजूरिया कहा जाता था। और जो सामान्य थे, जो किसी भी तरीके से इन दोनों गुटों में नहीं थे, उन्हें मजूरिया कहा जाता था। सुरेश मेहता का नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया गया तो उन्हें भी मजूरिया ही माना गया। शंकर सिंह वाघेला की शर्त थी कि उनके समर्थक विधायकों में से कम 6 को सुरेश मेहता मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जो कि किया गया, और नरेंद्र मोदी को राज्य की सियासत से हटाकर केंद्र में ले जाया जाए। इस पर भी अमल हुआ और नरेंद्र मोदी को हिमाचल और हरियाणा का प्रभार सौंपकर दिल्ली भेज दिया गया। मैं धोखाधड़ी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर हर एक की अपनी एक एम्बिशन है। औरंगजेब की भी एक एम्बिशन थी, अपने खुद के पिता को बिहाइंड द बार डालकर। वो मैं तो समय पर संभल गया, केशुभाई 10 साल के बाद संभल पाए। ये जो है ओपन फैक्ट है कि किसी के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके उस सीट के ऊपर आ जाना, आखिर वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मौका आएगा, समय आएगा कि वही इनको अपने ही लोग इनको पीछे कर दे। और ये आज मौका है। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के इतने शाप लगेंगे इनको। स्ट्रेटजी बनाने वालों में माहिर थे मोदी जी, जन आधार था केशुभाई पटेल का, और वाघेला थे ओवरऑल फेस। चुनाव हुआ तो वाघेला
के लिए हतप्रभ करने वाली बात थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने समर्थकों के साथ केशुभाई पटेल को समर्थन दिया। केशुभाई पटेल के समर्थन देना वाघेला को बहुत चुभ भी गया। 21 अक्टूबर 1995 को सुरेश मेहता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन यह ताज कांटों भरा साबित होने वाला था। अक्टूबर 1995 में जब सुरेश मेहता के नाम पर शंकर सिंह वाघेला सहमत हो गए तो खुद उनके ही खेमे के विधायकों ने उनके सामने सवालों की बौछार कर दी। समर्थकों का कहना था कि हमने सुरेश मेहता को नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बगावत की थी। वाघेला अपने समर्थकों को समझाया करते थे कि इंतजार कीजिए, सब होगा। सुरेश मेहता को इसलिए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के नाते स्वीकार किया गया था कि गुजराती में कहावत है, मैं तो मारे नहीं ने भणावे नहीं, यानी वो निरुपद्रवी आदमी साबित होगा ऐसा लग रहा था। मगर सुरेश मेहता चूंकि केशुभाई के खेमे को भी राजी करना चाहते थे और ये शंकर सिंह वाघेला के खेमे को भी राजी करना चाहते थे, वो बैलेंसिंग एक्ट वो नहीं कर पाए। और उनके जो निष्ठावंत थे यानी शंकर सिंह वाघेला के, उनको निश्चित रूप से वो तो चाहते थे कि बापू ही मुख्यमंत्री बने। 1996 में लोकसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया था। शंकर सिंह वाघेला गोधरा से चुनाव लड़ रहे थे। केशुभाई गुट की पूरी तैयारी थी कि किसी भी हालत में वाघेला को दिल्ली जाने से रोकना है। चुनाव के नतीजे आए, केंद्र में तो वाजपेयी सरकार बनी, पर गोधरा से शंकर सिंह वाघेला हार गए। शंकर सिंह वाघेला ने जिस प्रकार घात किया था गुजरात भाजपा के, सिर्फ गुजरात भाजपा पे नहीं लेकिन गुजरात के लोगों का भी विश्वासघात किया था। गुजरात की जनता चाहती थी कि गुजरात में अब भाजपा की सरकार बने, लेकिन उनकी जो सत्ता लालसा थी, वो सत्ता लालसा के कारण सिर्फ 6 महीने में केशुभाई पटेल की सरकार का विसर्जन हुआ। ये आघात जो था ये गुजरात की जनता भी नहीं भूली थी और गुजरात भाजपा भी नहीं भूला था। तब 96 में जब संसद का चुनाव आया और शंकर सिंह वाघेला गोधरा से चुनाव लड़ रहे थे, तब शंकर सिंह को हराने के लिए सिर्फ गुजरात भाजपा नहीं, गुजरात के लोग भी तैयार बैठे हुए थे और उसके कारण उनकी हार हुई थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। वाजपेयी जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लखनऊ और गांधीनगर, और चुनाव जीतने के बाद वो गुजरात की जनता को शुक्रिया कहने पहुंचे। साथ ही मिशन ये भी था कि इसी बहाने गुजरात में पार्टी को एकता का मंत्र दे देंगे। पर वाजपेयी जी जब तक अपनी रैली खत्म करके सर्किट हाउस की तरफ बढ़े, तब तक रैली स्थल का नजारा बदल गया।